नमस्कार मित्रों, गायत्री कॉलेज एवं गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम मौर्योत्तर काल में पुष्यभूति राजवंश का अध्ययन करेंगे। कल के वीडियो में हमने मौर्योत्तर काल के बाद उससे भी पहले गुप्त काल, फिर अपने कुषाण वंश और अब हम पुष्यभूति राजवंश के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, पुष्यभूति राजवंश में हमें प्रभाकर वर्धन से आगे की जानकारी प्राप्त करनी है। प्रभाकर वर्धन पुष्यभूति राजवंश के ही शासक थे और इनकी राजधानी थानेश्वर थी। कौन सी थी? थानेश्वर। और बाद में इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया? कन्नौज। वो हर्षवर्धन के काल में बनती है। तो देखिए, थानेश्वर इनकी प्रारंभिक राजधानी थी। पुष्यभूति राजवंश के शासक प्रभाकर वर्धन, उनके दो पुत्र थे, एक राज्यवर्धन और दूसरा हर्षवर्धन। और उनके एक पुत्री थी जिसका नाम था राज्यश्री। ठीक, बड़े राज्यवर्धन थे, छोटे हर्षवर्धन थे और उनकी एक पुत्री थी। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मोखरी शासक ग्रहवर्मन से किया था। अर्थात राज्यश्री के पति का नाम था ग्रहवर्मन। ठीक है। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र, बड़े राज्यवर्धन, छोटे हर्षवर्धन, और इनकी एक पुत्री थी, उसका नाम था राज्यश्री। राज्यश्री है, इसका विवाह कन्नौज के मोखरी शासक ग्रहवर्मन के साथ हुआ। ठीक। अब कन्नौज के मोखरी शासक ग्रहवर्मन पर आक्रमण किया था मालवा के देवगुप्त ने। किसने आक्रमण किया था? मालवा के देवगुप्त ने। और मालवा के देवगुप्त का साथ किसने दिया था? बंगाल के गौड़ शासक शशांक ने। और शशांक ने उसका साथ दिया, देवगुप्त ने इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई तो नियमानुसार राजगद्दी किसको मिली? ज्येष्ठ पुत्र राज्यवर्धन। राज्यवर्धन ने अपनी बहन के पति के हत्यारे को सजा देने के लिए गया, लेकिन वहां राज्यवर्धन की हत्या बंगाल के गौड़ शासक शशांक ने वो कर दी थी। अब जैसे ही राज्यवर्धन की भी मृत्यु हो गई, अब सारा कार्यभार किस पर आ गया? हर्षवर्धन पर। किस पर आ गया? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने प्रारंभ में राज सिंहासन प्राप्त करने में कोई रुचि नहीं दिखाई, लेकिन जब उनके मित्र मंत्रियों ने समझाया तो उन्होंने राजपाट प्राप्त करने का कार्य शुरू किया। और 606 ईस्वी में हर्षवर्धन का क्या हुआ था? राज्याभिषेक। हर्षवर्धन ने सबसे पहले अपने भाई के हत्यारे देवगुप्त व उसके मित्र शशांक बंगाल के गौड़
शशांक को दंडित करने के लिए उन्होंने कामरूप के शासक भास्कर वर्मन के साथ मित्रता स्थापित की थी। क्या रखना, हर्षवर्धन ने देवगुप्त व बंगाल के गौड़ शासक शशांक की हत्या करने के लिए, युद्ध करने के लिए कामरूप के शासक भास्कर वर्मन से समझौता किया था और उसकी सहायता से शशांक का वध भी एवं किया था। 630 ईस्वी से 633 ईस्वी के बीच उन्होंने गुजरात के वल्लभी के शासक ध्रुव सेन द्वितीय बालादित्य को पराजित किया पर उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे और 630 से 634 ईस्वी के मध्य इन्होंने आसपास के काफी राज्यों को जीत लिया। अब हर्षवर्धन दक्षिण भारत को भी जीतना चाहता था, लेकिन उस समय में दक्षिण भारत में एक मजबूत व ताकतवर शासक थे चालुक्य वंश के, जिनका नाम था चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय। तो नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन व चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय की जीत हुई और हर्षवर्धन की है वो हार हुई थी। इसकी जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख से मिलती है। याद रखना, हर्षवर्धन व पुलकेशिन द्वितीय के मध्य जो नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था, उस युद्ध की जानकारी हमें कहां से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से। और उसमें किसकी जीत हुई थी? पुलकेशिन द्वितीय की। और हार किसकी हुई थी? हर्षवर्धन की। इसके बाद सम्राट हर्ष ने नेपाल, कश्मीर, बंगाल, उड़ीसा, सिंध, असम और इसके अलावा मध्य भारत जैसे कई क्षेत्रों को वो जीता था। ठीक है। और कश्मीर के शासक को पराजित भी किया और पराजित करने के बाद उनके पास से महात्मा बुद्ध का जो औरंगजेब दान था वो वहां सुरक्षित था, उसे वे लेकर के है वो आए थे। ठीक है। इसके बाद उन्होंने देखा कि उनकी बहन राजश्री है वो कन्नौज को छोड़कर जंगल में चली गई है, तो उन्होंने दिवाकर मित्र की सहायता से विंध्याचल की पहाड़ियों में से राजश्री को खोज निकाला और उन्होंने हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर की जगह हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर की जगह कन्नौज को बनाया था। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर की जगह कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। हर्ष के अभिलेखों में जानकारी मिलती है कि हर्ष ने दक्षिण भारत को भी जीतने का साहस किया था एवं सकलोतरापनाथ अर्थात उत्तर भारत का स्वामी जैसी उपाधि धारण की परम भट्टारक, महाराजा धीराज, चक्रवर्ती सम्राट की उपाधियां धारण की थी। हर्ष के दरबार में प्रसिद्ध बौद्ध यात्री एवं विद्वान हवेनसांग रहे थे, जिनकी पुस्तक का नाम सीयूकी था। वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। अब इसके
कन्नौज सभा और एक प्रयाग सभा, ये दो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इनके शासन की एक बड़ी उपलब्धि मान सकते हैं। कन्नौज सभा 643 ईस्वी में इन्होंने आयोजित करवाई और इसका उद्देश्य था कि भारत में बौद्ध धर्म को अधिक से अधिक प्रचारित करना। इसके अलावा उसने वहां पर बहुत से बौद्ध भिक्षुओं को, लगभग 3000 और 3000 ब्राह्मणों को आमंत्रित भी किया और वहां पर कई प्रकार के वाद विवाद हुए। 23 दिन तक ये सभा चली और इसमें महायान का प्रचार हुआ। देखिए, कनिष्क के काल में जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, उसमें बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हुआ था, एक हीनयान और दूसरा महायान। तो सम्राट हर्ष महायान शाखा को मानने वाले थे और इसमें सर्वाधिक महायान का प्रचार है वो हुआ था। कन्नौज सभा में हर्षवर्धन ने अपने कद के बराबर महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाकर, सोने की मूर्ति बनाकर उसे गंगा जल में स्नान करवाया, स्वयं ने मूर्ति को धोया, कंधे पर उठाया और वहां पर लोगों को उन्होंने हीरे मोती रेशमी वस्त्र अर्पित किए और इस तरह उसने बौद्ध धर्म को फैलाने का कार्य है वो किया था। अब हम देख सकते हैं प्रयाग सभा, ठीक है, ये 643 ईस्वी में आयोजित की गई थी। लेकिन जानकारी मिलती है कि हर्षवर्धन अपने जीवन काल में प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग सभा अर्थात महामोक्ष परिषद का आयोजन करते थे, प्रत्येक 5वें वर्ष। और वे वहां पर प्रतिदिन देवी देवताओं की पूजा करते थे। जैसे उन्होंने पहले दिन बुद्ध की मूर्ति की पूजा की, दूसरे तीसरे दिन सूर्य भगवान की और शिव जी की पूजा की और इस तरह उसने पूजा के साथ साथ अपने राज्य में जो धन संचय किया था उस धन को ब्राह्मणों, बौद्ध भिक्षुओं व गरीबों को बांटा था। और इस महामोक्ष परिषद के अध्यक्ष कौन बने थे? वह इंसान भी वहां उपस्थित थे, कन्नौज सभा में भी उपस्थित थे और यहाँ पर उन्होंने अपना कीमती से कीमती वस्त्र, आभूषण आदि देने में भी संकोच नहीं किया और लास्ट में उनके पास में कुछ भी नहीं बचा था, केवल एक साधारण वस्त्र तक रह गए, इतना उन्होंने वो दान दिया था। अर्थात हर्षवर्धन दान वीरता के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। इसी तरह हर्षवर्धन के दरबार में उनके कई दरबारी कवि थे, जिनमें मयूर, जिन्होंने मयूराष्टक और सूर्य शतक लिखा, दिवाकर, जयसेन, मातंग, ऐसे कई विद्वान थे। इनमें उनके प्रमुख दरबारी कवि बाण भट्ट, जिन्होंने हर्षचरित व कादंबरी नामक दो प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे थे। इनके काल में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यह अपनी शिक्षा के लिए प्रसिद्ध माना जाता था और हर्ष स्वयं विद्वान था। उसने भी 3 प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे थे। कौन कौन से? नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली नामक ग्रंथ वो लिखे थे। हर्ष
शिव जी का उपासक था, लेकिन बाद में उसकी रुचि बौद्ध धर्म की ओर वो बढ़ गई थी। इस तरह हम मान सकते हैं कि हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को अत्यधिक फैलाया और फुलाया था। थैंक यू।